Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Dear students, today we are going to study The Leader of Men by Siddharth Chaudhary. The author Siddharth Chaudhary, he is also a native of Bihar, and by chance you can say the chief protagonist of this story, he also belongs to Bihar. मेरे प्यारे बच्चों, जिस कहानी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम द लीडर ऑफ मैन है और इसके लेखक सिद्धार्थ चौधरी हैं। सिद्धार्थ चौधरी भी मूल रूप से बिहार के ही निवासी हैं और संयोगवश इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो भी यहीं के रहने वाले हैं, वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। So therefore, without wasting time, let us come to the chapter, the first part of the chapter, which tells us about the author. Siddharth Chaudhary, he was born in 1974 and brought up in Patna, now lives in New Delhi and works for a publishing house. सिद्धार्थ चौधरी का जन्म 1974 पटना में हुआ है और अब वो इस वक्त वो नई दिल्ली रहते हैं और एक पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करते हैं। ही इज़ अ प्रोमिसिंग फिक्शन राइटर, वह एक बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं। फिक्शन राइटर का मतलब बच्चों होता है जो कहानी, उपन्यास, कविताएं, इन चीज़ों को जो लिखते हैं उसे आप फिक्शन राइटर कहते हैं। एंड ट्रांसलेटर, फिक्शन राइटर के अलावा वे एक अनुवादक भी हैं, अनुवाद भी करते हैं वो। एज अ राइटर हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड पटना रफ कट, एक लेखक के रूप में उनका पटना रफ कट एक महत्वपूर्ण काम है और यह एक उपन्यास है, a novel which is a heartfelt homage to his hometown. यह एक उपन्यास है जिसमें उन्होंने अपने शहर पटना, जहां उन्होंने जन्म लिया था, उसके प्रति कृतज्ञता दर्शाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। And Diksha at St. Martin's, which is a maverick collection of short stories based on the lives and loves of young people in Patna and New Delhi. और जो इनकी दूसरी पुस्तक है दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स, यह एक संग्रह है, लघु कथाओं की यह एक संग्रह है और इनमें जो कहानियां हैं वह पटना और नई दिल्ली के युवकों के बारे में है, वहाँ की युवा पीढ़ी के बारे में है। एज ए ट्रांसलेटर, एक अनुवादक के रूप में हिज मेजर वर्क इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एलियट वेनबर्गर्स प्रोज पोम द स्टार्स फॉर द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। एक अनुवादक के रूप में इनके जो प्रसिद्ध कार्य हैं वह है द स्टार्स फॉर द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। न्यूयॉर्क in 2005. The Leader of Men, taken from Diksha at St. Martin's. Leader of Men जो दीक्षा एट सेंट मार्टिन से लिया गया है, is a tragic story of a poor man's hardships in a city rife with social prejudices. तो यह जो कहानी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं द लीडर ऑफ मैन, यह दीक्षा एट सेंट मार्टिन से लिया गया है और यह एक दुखद कहानी है। यह एक हृदय विदारक कहानी है, एक गरीब नौजवान की जिसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अनेक किस्म के भेदभावों का उसे सामना करना पड़ता है। So in this part of this story, my dear students, we studied about the author's life, as now
You know it quite well that the author Siddharth Chaudhary, he belongs to Bihar. He was born and brought up here in Patna itself. And the interesting thing here is he is describing in this story, or he has made the chief character of this story, and that person also belongs to Bihar. So the writer and his central character, लेखक और उसका जो केंद्रीय चरित्र है कहानी का, दोनों इसी राज्य से आते हैं. The author, as we have also read, that he is a celebrated fiction writer. He has written novels also, and one of his novel by the name of Rough Cut, एक उनका उपन्यास जिसका नाम रफ कट है, It No. He has described beautifully about his own hometown Patna in this novel. वह अपने ही शहर जहाँ से वो ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ वो पले बढ़े हैं, जिसका नाम पटना है, इस उपन्यास में वह अपने शहर पटना के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं. उसके बाद जो दूसरी पुस्तक है उनकी, वह कहानियों की संग्रह है, और जिस कहानी को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, द लीडर ऑफ मैन, यह उन्हीं संग्रह से, उसी पुस्तक से ली गई है. लेखक हमें ये भी जानकारी देते हैं पाठ को प्रारंभ करने से पहले कि यह कहानी एक होनहार नौजवान की है, एक यंग आदमी की है जो इत्तेफाक से या दुर्भाग्य से गरीब है, और कहानी बहुत दुखद है. हम उसे आगे पढ़ेंगे. So, as the author he himself, he has given you the hint. आपको उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया है कि कहानी दुखद है. The story begins like this. कहानी इस तरह से है बच्चों. He was one of the replacement guards that came to work in our apartment building. Replacement guards, no? एक गार्ड की जगह पर जब दूसरे गार्ड को लगाया जाता है, या एक गार्ड की जगह पर जब कोई दूसरा गार्ड काम करता है, तो उसे आप रिप्लेसमेंट गार्ड कहते हैं. तो जिसके बारे में लेखक हमें बताने जा रहे हैं, सो ही वॉज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट गार्ड्स दैट केम टू वर्क इन आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग एट द एंड ऑफ नवंबर. तो नवंबर के आखिरी में एक रिप्लेसमेंट गार्ड की तरह उस युवक को हमारे बिल्डिंग में लगाया गया. लेखक के बिल्डिंग में, जिस अपार्टमेंट में लेखक रहते थे, वहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया. कहानी का समय जो है एंड ऑफ नवंबर है. नवंबर के आखिरी में यह युवक वहाँ गार्ड की नौकरी करने के लिए आया. देयर आर 4 गार्ड्स इन रेजिडेंस एट ऑल टाइम्स. और इस जगह, इस निवास स्थान पर 4 गार्ड्स हर वक्त मौजूद होते हैं. 2 of them work in the daytime. 2 उसमें से दिन में काम करते हैं, and other 2 at night. और दूसरे 2 रात में काम करते हैं. तो आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि 2 गार्ड दिवा प्रहरी हैं और 2 गार्ड रात्रि प्रहरी हैं. They stay in poky little servant quarters. Poky little servant quarters. Poky, my dear children, poky means a very small, congested, not neat and clean, unhygienic. एक छोटा सा कमरा, उससे आप poky house कह सकते हैं. They stay in poky little servant quarter. नौकरों के लिए जो क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, जानबूझकर उसे छोटा बनाया जाता है, उसे संकीर्ण बनाया जाता है, क्योंकि आखिरकार जो समझ है, जो सोच-बूझ है समाज की, वो ये है कि आखिरकार वो नौकर ही तो हैं. इस सोच के साथ कहानी आगे भी बढ़ती है और समाज की कमोबेश मानसिकता भी यही है. सो दे स्टे इन पॉकी लिटिल सर्वेंट क्वार्टर्स नियर द पार्किंग लॉट. पार्किंग की जगह छोटे छोटे संकीर्ण कमरे हैं
उन कमरों में ये सुरक्षाकर्मी, ये प्रहरी, ये गार्ड्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज so they stay in poky little servant quarters near the parking lot and are not allowed to keep their families in there. और उनको ये भी इजाज़त नहीं है कि वे अपनी फैमिली को वहाँ रखें। मतलब वे तो रह सकते हैं लेकिन अपनी फैमिली को नहीं रख सकते हैं। फैमिली से उन्हें दूर ही रहना पड़ेगा। इतनी सुविधा, इतनी सहूलियत भी उन्हें मैसर नहीं। मैसर का मतलब नसीब होना होता है बच्चों। तो ये इतनी भी आज़ादी उनको नहीं है कि वो जहाँ रह रहे हैं अपने परिवार को रखें, अपने परिवार के साथ रहें। So lot and are not allowed to keep their families in there. Most of these security guards are lazy, miserable fellows who are, it seems, just content to survive somehow. और इनमें से अधिकांश जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे आर लेजी मिजरेबल फेलोज। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वे आलसी भी हैं क्योंकि अब बात यह है कि उनकी स्थिति दयनीय है। उनके रहने का जो प्रबंधन है, जो तौर तरीका है, वो भी दयनीय है। जिस माहौल में वो रहते हैं वह माहौल भी कमोबेश निराशाजनक ही है। तो भला वो चुस्त दुरुस्त कैसे होंगे? लेजी होना तो स्वाभाविक है। तो ऑथर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज सिक्योरिटी गार्ड्स आर लेजी मिजरेबल फेलोज। तो बहुत सारे इसमें जो हैं वो आलसी हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। हु आर, इट सीम्स, जो ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स नो, ऐसा प्रतीत होता है, जस्ट कंटेंट टू सर्वाइव समहाउ, किसी तरह से जीवन यापन कर लें। कोई बड़ी उम्मीद नहीं, कोई बड़ी आकांक्षा नहीं, कोई उज्जवल भविष्य नहीं, किसी तरह से जीवन यापन कर लें, इतना ही काफ़ी है। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, उनमें से अधिकांश निरक्षर भी तो हैं। एंड ऑफ द लोअर कास्ट्स, और लोअर कास्ट से ताल्लुकात रखते हैं, तथाकथित निम्न जाति से वे आते हैं। एंड एमिडस्ट द ग्लीमिंग क्रोम ऑफ द शाइनिंग कार्स देयर पॉवर्टी स्टैंड्स आउट इन ग्लेरिंग कंट्रास्ट। और लेखक वहाँ चमचमाती कारों से उनकी ज़िंदगी की तुलना करते हैं। एक तरफ उनकी ज़िंदगी है जो उन पर खुद हंसती है, उनकी स्थिति दयनीय है, वो परिवार से जुदा कर दिए गए हैं, उनको ये अधिकार नहीं कि वो परिवार के साथ रहें, उनको ये भी अधिकार नहीं कि वो साफ़ सुथरे घरों में रहें। छोटे छोटे से कमरे, वो भी पार्किंग के पास उनको रहने के लिए दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति है। अधिकांश उनमें से लेखक हमें बताते हैं कि वो निरक्षर भी हैं और समाज के निचले तबके से आते हैं। तो ये उनका प्रोफाइल है कि वो किस प्रकार के इंसान हैं, कहाँ से उनका ताल्लुकात है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं और किस परिस्थिति में वो काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट, माय डियर स्टूडेंट्स, we have studied in this part of the story, where the author is describing, in fact, about the pathetic condition of security guards. In fact, my dear students, this is the story of the millions and millions of migrant workers who suffer, who bear all kinds of humiliation. No? His life in real sense is pathetic, that's miserable, it's humiliating, and he suffers all the time. So there is not even an iota of joy. Iota का मतलब बच्चों रत्ती भर होता है, थोड़ा सा भी नहीं।
So there is not even an ounce of joy, an iota of joy in their lives. They are deliberately kept far from their families. They are not allowed to keep their families there. The condition in which they live, that is also not encouraging. And of course, the salary which we shall discuss in the next part of the story. So the salary which they get, that's also not enough for a dignified life. So they live a very undignified life. At each and every moment, they compromise with the situation and they are made to live a sad life, a life full with sorrow and suffering. तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी का जो पहला हिस्सा है उसमें लेखक सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में हमें बताते हैं। जो मुख्य पात्र है उसको वे यहाँ नहीं खोल रहे हैं, उससे हमारा परिचय उन्होंने अभी नहीं करवाया है, लेकिन एक रेखांकन करते हैं। एक आफ्टर ऑल सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या ज़िंदगी होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करते हैं उनकी क्या ज़िंदगी होती है, वे किस परिस्थिति में काम करते हैं। हर वक्त हर क्षण उन्हें घुट घुट कर जीना पड़ता है। तो ये उनकी ज़िंदगी है, वे गमज़दा हैं, दुखों से भरी उनकी ज़िंदगी है। परिवार से उन्हें बहुत दूर कर दिया गया है। उनको ये अधिकार नहीं कि वे अपने परिवार के साथ रहें। उनकी जो आय है वह भी महज मामूली है और किसी भी तरह से उनकी तनख्वाह उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी नहीं दे सकती है, एक सुखद ज़िंदगी नहीं दे सकती है। तो तनख्वाह भी नाकाफ़ी है, हैसियत भी नाकाफ़ी है, रहने के लिए जो जगह है वो भी नाकाफ़ी है, और समाज से जो उम्मीद की जानी चाहिए, समाज से जो प्रेम मिलना चाहिए वो भी नाकाफ़ी है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स एक कमतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जी रहे हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। So the author, he himself is the narrator of the story also. जो लेखक हैं बच्चों कहानी के, वही कथाकार भी हैं। आप देखेंगे कि हर जगह कहानी जब शुरू होती है तो आई से शुरू होती है। सो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। तो यहाँ सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज दिस आई, ये आई कौन है। तो दिस आई रेफर्स टू द ऑथर। देन हु इज द ऑथर, इट इज सिद्धार्थ चौधरी। तो जो लेखक हैं वही कथाकार भी हैं। सो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई फर्स्ट सॉ रूप सिंह लास्ट दिसंबर। अब हमें उस आदमी के बारे में, उसका नाम हमें पता चलता है। तो लेखक यहाँ ये बता रहे हैं कि आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई फर्स्ट सॉ रूप सिंह लास्ट दिसंबर। मुझे इस बात का घोर आश्चर्य हुआ जब मैं लास्ट दिसंबर को रूप सिंह को देखा। When I was back in Patna for the winter vacation, जब मैं वापस पटना विंटर वेकेशन में आया था, सर्दियों की छुट्टी में आया था, तब उनकी मुलाकात रूप सिंह से होती है। He wasn't at all like the other guards. वह अन्य गार्डों से या अन्य गार्ड से बिल्कुल भिन्न था, अन्य सुरक्षा कर्मियों से बिल्कुल अलहदा था, बिल्कुल अलग था। He was around 5'10". उसका कद 5 फीट 10 इंच का था। वेल बिल्ट, हट्टा कट्ठा था, लंबा तगड़ा था आप कह सकते हैं। हैड ए लॉन्ग शार्प पैट्रिशियन नोज। पैट्रिशियन कहते हैं कुलीन व्यक्ति को। कुलीन व्यक्ति का मतलब यहाँ ये है कि समवन हु कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, नो,
तो जो अच्छे परिवार से, अच्छे कुल से आता है उसे हम कुलीन कहते हैं। तो ही हैड अ लॉन्ग शार्प पैट्रिशियन नोज, लंबी नुकीली नाक है उसकी, ग्लोरियस लाइट ब्राउन मुस्टैच, हल्के सुनहरे उसकी मूछें हैं, दैट कवर्ड द अपर लिप, जो ऊपर के होठों को कवर कर रहा है, एंड कर्ल्ड एट द एंड इन अ डिफाइंड फ्लोरिस, और आखिर में जो मूछों का मुड़ना होता है नहीं, तो उस तरह से मुड़ी हुई है, और जो बिल्कुल एक स्वाभिमानी व्यक्ति का जो परिचायक है, उस तरह से उसके कद को देखकर, उसके बनावट को देखकर, उसकी मूछों को देखकर ये पता चलता है कि यह व्यक्ति एक कुलीन संभ्रांत परिवार से ताल्लुकात रखता है, और यह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। He did credit to his name, his uniform was always, he did credit to his name, और नाम के अनुरूप ही। तो प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है इस सिक्योरिटी गार्ड का, जिसकी मूछें बहुत शानदार है, जिसकी मूछें बिल्कुल रौब वाली हों, लंबा कद है, हट्टा कट्ठा है। सो आखिरकार इस सुंदर व्यक्ति का नाम क्या है? तो नाम रूप सिंह है, और लेखक कह रहे हैं कि बिल्कुल नाम के अनुरूप ही। His uniform was always ironed and creased, उसके पोशाक हमेशा इस्त्री किए हुए थे, प्रेस किया हुआ होता था, उसमें बिल्कुल क्रीजदार होता था। एंड शूज वर ग्लिमिंग ब्लैक, और जूते हमेशा काले रंग के जूते चमचमाते रहते थे। He was so different from his little brother in mismatched uniforms and dusty brown kids that he was actually a revelation in the true sense of the word. और इस तरह से वह एक बहुत बड़ा मिसमैच था, वह मेल नहीं खाता था अपने सारे दोस्तों से, क्योंकि उसके जो और सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो कलीग्स थे, जो सहकर्मी थे, उनके कपड़े, उनके जूते हमेशा गंदे, मैले, कुचले होते थे। लेकिन यहाँ रूप सिंह, बिल्कुल रूप सिंह की पर्सनैलिटी भी चमचमाती ही पर्सनैलिटी थी, गौरवशाली पर्सनैलिटी थी, और उसके कपड़े, जूते वो भी बिल्कुल मेंटेन्ड थे। He simply didn't fit in at all, और यह कहा जा सकता है कि उस ग्रुप में वह बिल्कुल फिट नहीं करता था। So dear students, here we come to know about the chief protagonist of the story. कहानी का जो मुख्य पात्र है उसके बारे में हम यहाँ जानने लगे हैं, या उससे हमारा यहाँ परिचय होता है, जिसका नाम रूप सिंह है। The author has described his sketch here also, his personality here also. यहाँ लेखक उनका भी एक रेखाचित्र खींचा है, उसका वर्णन किया है कि रूप सिंह का चेहरा, उसकी मूछें, उसके जूते, उसके कपड़े बहुत ही शानदार थे, और एक रौब वाला पर्सनैलिटी था उसका, एक गर्वीला व्यक्तित्व का इंसान था वह। लेखक हमें यहाँ यह भी बताते हैं कि ही वॉज अ मिसमैच हियर, ही वॉज अ मिसमैच देयर, वह एक इन सब कुछ के बावजूद वह एक वहाँ मिसमैच था, और यही सब चीज़ें थी, यही सब बातें थी जो उसे वहाँ एक मिसमैच बनाता। बिकॉज ही वॉज अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, बट हिज फ्रेंड्स, हिज कलीग्स, they were not so well dressed, so therefore he was just standing there alone. इसलिए वहाँ उन सब से अलग बिल्कुल अकेला दिखता था। So let us come to the next part of this story. So the first time I saw him, he was at the reception counter in the lobby. He was at the reception counter in the lobby and was getting a dressing down from Mr. Kedia. Mr. Kedia lives right across our flat in F9 and is in his late 30s. तो पहली दफ़ा लेखक बता रहे हैं कि जब मैंने उसे देखा तो उस वक्त देखा
जब लॉबी में मिस्टर केडिया उसको डांट डपट रहे थे, उसको भला बुरा कह रहे थे। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है कि किसी को भला बुरा कहना या किसी गलत काम पर उसको डांटना, उसको सुनाना। और ये जो मिस्टर केडिया हैं इनकी उम्र तकरीबन 30 साल की है। ही हैज सन्ड्री बिजनेस इंटरेस्ट एंड इज रेप्यूटेड टू बी फेयरली रिच। अनेक काम धंधे वाला व्यापारी है, वह इंसान है और उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक अमीर व्यक्ति हैं। He has the stupid arrogance that comes with it and he wears it on his face with the same sense of pride as the hideous chunky gold watch on his left wrist and the Motorola cell phone on his right hip. अब यह व्यक्ति जिस तरह से ऑथर हमें उनके बारे में बताते हैं, लेखक हमें उनके बारे में बताते हैं कि वह लेट 30s में है। कहने का मतलब यह है कि 35 साल का भी हो सकता है, मतलब 40 से नीचे होगा और 30 से ऊपर होगा। तो लेखक ने उसे कहा लेट 30s। वह अमीर भी है और उसकी अमीरी दिखती भी है उसके अहंकार में। वह व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है और उसके अहंकार या वह अपने अहंकार को प्रदर्शित भी करता है। उसके एक हाथ में सोने की घड़ी है, सोने की चेन वाली घड़ी है, दूसरे हिप पर मतलब जेब में वो मोटरोला सेल फोन रखे हुए है। ऑन हिज राइट हिप, पीछे वह बैक जींस की या पैंट की पीछे वाली पॉकेट में। ही इज शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग बाल्ड। छोटा नाटा कद का इंसान है, अहंकारी जैसा लेखक ने कहा कि है ही। एंड गोइंग बाल्ड, और वो धीरे धीरे गंजा भी हो रहा है, उसके बाल भी जा रहे हैं। हिज फेस हैज स्टार्टेड टू ब्लॉट फ्रॉम एक्सेस ऑफ स्ट्रॉच बियर। स्ट्रॉ बियर एक नशीला पेय पदार्थ है बियर, और उसने इस बियर का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन किया है, बहुत ज़्यादा उपभोग किया है, जिसकी वजह से उसके चेहरे सूजे पड़े हैं। ही इज़ द काइंड ऑफ ऑन द मेक रेडी टू टेक अपवार्डली मोबाइल एंटरप्राइजिंग मैन। ही इज द काइंड ऑफ ऑन द मेक रेडी टू टेक अपवार्डली मोबाइल एंटरप्राइजिंग मैन whom we see hovering around the periphery of our lives with alarming alacrity। काफ़ी चतुराई से, काफ़ी सावधानी से, काफ़ी कुशलता से, जिसे आप alacrity कहते हैं। बट देन आई गेस इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अगर वो आदमी चतुर है, वो आदमी बहुत स्विफ्ट है, वो आदमी एंटरप्राइजिंग है, उद्यमी है, तो ये लेखक कहता है आखिर में कि ये सब बातें तो अच्छी ही बातें हैं। सो देयरफॉर in this part of this story, in this paragraph, dear students, we come to know about one more character and his name is Mr. केडिया। इस पाठ में हम एक और कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम मिस्टर केडिया है। So this is how, my dear students, we have read this story. We have read about Mr. केडिया, रूप सिंह, other guards. So in fact whatever we have read up to this, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि यह कहानी सिक्योरिटी गार्ड्स की है और जिसका मुख्य कैरेक्टर रूप सिंह है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी शैल कंप्लीट इन द कमिंग क्लास। टिल देन, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार।